Okay, welcome students. This is lecture number 18 of topic transportation problem. This is lecture of special case. This is part 6. In this lecture, we will discuss the special case of transportation problem. We have discussed till now three cases, which was unbalanced transportation problem, restricted transportation problem, and maximization transportation problem. Today's topic is degeneracy in transportation. अब जो बच्चों ने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अभी तक ये आपने वर्ड ध्यान नहीं दिया हुआ डिजेनेसी है क्या। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज डिजेनेसी, डिजेनेसी होती क्या है। ठीक है, तो डिजेनेसी सिंपली कुछ नहीं है। जैसे आप लोगों ने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, हमारे पास 5 मेथड हैं, नॉर्थ वेस्ट, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, लीस्ट कॉस्ट, रैम। इन पांचों मेथड से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, तो उसके बाद जो आपके नंबर ऑफ एलोकेशन हैं, अगर वो इस फॉर्मूले की जो कि आपका m प्लस n माइनस वन से कम है, ठीक है, तब उस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम लोग कि दैट प्रॉब्लम इज डिजेनरेट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अब डिजेनरेट से प्रॉब्लम क्या आती है? डिजेनरेट से प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमारा प्रॉब्लम डिजेनरेट है तो हम लोग प्रॉब्लम को ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग, उसके लिए हमारा मेथड हमारे पास है स्टेपिंग स्टोन और मोदी मेथड या यूवी मेथड। ठीक है, तो मोदी मेथड हम लोग सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए फुलफिल। पहला कि जो m प्लस एन माइनस वन इसके इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ एलोकेशन। दूसरा, कोई भी उसमें लूप नहीं बनना चाहिए। तो जब दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, उसके बाद ही हम लोग जो है उसको ऑप्टिमिलिटी की तरफ बढ़ते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोदी मेथड। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर प्रॉब्लम हमारी डिजेनरेट है तो हम उसको सोल्यूशन को ऑप्टिमल नहीं निकाल सकते। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ स्टेप्स हैं, वो लोग फॉलो करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और समझ लो कि ये डिजेनरेसी आती कहाँ है। डिजेनरेसी बेसिकली जो है आपकी दो स्टेप्स में आती है। जैसे आपने कोई सोल्यूशन सॉल्व किया, ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग में सॉल्व किया, मतलब आपके पास कोई पास सोल्यूशन आ गया IBFS। तो एक केस ये है कि आपकी डिजेनरेसी स्टार्टिंग में ही आ जाए, जैसे आपने सॉल्व किया वैम से और तुरंत आपको डिजेनरेसी मिल गई। ठीक, एक तो केस ये हो गया, जैसे बोलते हैं हम लोग डिजेनरेसी इन द इनिशियल सोल्यूशन, यानी कि आपको IBFS के तुरंत बाद आपको एक डिजेनरेसी मिल गई। दूसरा केस क्या होता है, डिजेनरेसी ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट इटरेशन, यानी कि आपको स्टार्टिंग में ना मिलकर जब आप मोटी मेथड अप्लाई कर रहे हो, उस समय आपको डिजेनरेसी मिल रही है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आपकी डिपेंडेंसी मिलती है या तो इनिशियल सोल्यूशन में जो कि आप निकालते हैं IBFS, या फिर सेकेंड केस जब आप बोरी मेथड अप्लाई कर रहे हो तो उस ड्यूरेशन में आपको बीच में डिजेंडेंसी मिल सकती है। राइट, तो अब हमारे पास दो केस है डिजेंडेंसी के, क्लियर है इसमें। अब हम लोग बात करते हैं कि डिजेंडेंसी को रिमूव कैसे करते हैं। तो डिजेनरेसी जैसा आप देख रहे होगे बहुत बड़ी चीज़ है, इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। इसमें आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले जो कि आपकी वैकेंट सेल है जहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना, आपको सिर्फ उस पर जाके देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट सेल विद द लीस्ट यूनिट कॉस्ट, यानी कि जहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं हुआ है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आपकी बच रही है कॉस्ट मैट्रिक्स में, उसको आपको एक एलोकेशन देना होता है। उस एलोकेशन को बोलते हैं हम लोग अपसाइलेंट। ठीक है, ये देखो इसका सिंबल हमारा ये होता है अपसाइलेंट का, दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग अपसाइलेंट। ये है हमारा अपसाइलेंट। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले स्टेप क्या है कि जहाँ भी हमारी वैकेंट सेल है, जहाँ पे कोई भी हमारा एलोकेशन नहीं है, हम लोग उस पर सबसे छोटी जो कॉस्ट होगी उसमें से जाके हम लोग एलोकेशन दे देंगे। एलोकेशन क्या होगा हमारा, एप्सिलॉन का। ठीक है भाई, तो जब हम लोग उसको एलोकेशन दे देंगे तो जैसे हमने इसको एलोकेशन दिया, तो उसको मिला के जो हमारे नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं वो हो जाएंगे इक्वल टू m प्लस एन माइनस वन। अब आप कहोगे कि मान लीजिए एक से ज़्यादा कम है, अगर हमारी इससे ज़्यादा कम आ रही है तो हम लोग उसको 2 बार या 3 बार हम लोग ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ देखो आप लिखा हुआ है अब साइलेंट 1 2 3 एंड सो ऑन। वैसे मैक्सिमम केस में एक ही आती है, आपकी जो क्वेश्चन में कराऊंगा उसमें एक ही आएगी। बट अगर कहीं पे आपके पास दो की कमी आ रही है, यानी कि आपके नंबर ऑफ एलोकेशन 5 हैं और m प्लस एन माइनस वन की वैल्यू आपकी 7 आ रही है, तो आपको ये 2 बार ऐड करना पड़ेगा आप साइलेंट। ठीक है, और अगर आपका डिफरेंस एक का आ रहा है तो आप सिंपल एक बार आप साइलेंट ऐड कर देंगे सबसे छोटी वैल्यू पे जो कि आपकी वैकेंट सेल में होगी। और जैसे ही इसको आप यहाँ पे एलोकेट करोगे, जैसे तो आपके जो नंबर ऑफ एलोकेशन है वो इक्वल हो जाएंगे m प्लस एन माइनस वन के, और जो आपकी डिजेनरेसी है वो खत्म हो जाएगी। बस इतना करना होता है। उसके बाद इसमें सेकंड स्टेप ये है कि जहाँ पे भी आप एप्सिलॉन देने वाले हो, उसमें वही कंडीशन हमारी है कि उससे कोई क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए।
ठीक है। तो मतलब जो मोदी मेथड की हमारी प्री रिक्वेस्ट कंडीशन होती है वही कंडीशन लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि पहले तो हमारा नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल होगा, जैसे हम लोगों ने एक एप्सिलॉन ऐड किया। सेकंड स्टेप क्या है कि जो हमारा जहाँ भी हम लोगों ने एलोकेशन दिया है उससे हमें कोई क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए। जैसे हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं हम लोग एलिजिबल हैं टू अप्लाई मोदी मेथड। ठीक है भाई। तो ये हमारी स्टार्टिंग होती है, उसके बाद फिर हम लोग अप्लाई करते हैं जैसे हम लोग अभी तक मोदी मेथड किया था लास्ट टाइम, सेम वही हम लोग अप्लाई करेंगे मोदी मेथड। बट जैसे हमारा सोल्यूशन में आएगा उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे कई बार आपके सोल्यूशन में एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाती है। ठीक है। तो जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, बहुत ही जीरो, मतलब जैसे कि मान लिया आपकी कोई वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो जो हमारी एप्सिलॉन की वैल्यू होगी वो होगी हमारी एप्सिलॉन की वैल्यू अप्रॉक्स 0.0000001 अप्रॉक्स, इतनी छोटी होगी। ठीक है। तो इसका कोई मतलब क्वेश्चन में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। जैसे आप क्वेश्चन में उसको ऐड या माइनस भी करोगे एक बार, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 माइनस 5 माइनस एप्सिलॉन, तो वो इक्वल टू 5 ही रहेगा। ठीक है। बात सुन आ रही है। जैसे 10 प्लस एप्सिलॉन लिखा है यहाँ पे तो उसको आप 10 ही लिखोगे। 10 इसे तो बहुत बड़ा इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है एप्सिलॉन का, बहुत छोटी वैल्यू हम लोग असाइन कर रहे हैं कि जो हमारी डिजेनरेसी है बस वो खत्म हो जाए। तो दिमाग में कोई बहुत कंफ्यूजन मत पालना कि हमारा जो क्वेश्चन में आ रहा है तो हमारा आंसर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा। आंसर हमारे बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, बहुत ही छोटी वैल्यू है, इसको हम लोग प्लस माइनस करने से ना कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है। बट जहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो अब जैसे आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है ये एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, तो हम लोग लिखना पड़ेगा 2 एप्सिलॉन, और जहाँ हम लोग माइनस करेंगे तो वहाँ हो जाएगा ये 0। ये बेसिक रूल है हमारे मैथमेटिक्स के जो पता है हम लोग को। उसके बाद बात आती है कि ये रिमूव कब करना है। तो हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जो हमारी टेम्परेरी डिजेनरेसी है अगर वो हमारी रिमूव हो जाती है तब हम लोग जो एप्सिलॉन क्वेश्चन में आ रहा है उसको हटा देंगे। अदरवाइज जो हमारी ऑप्टिमल सोल्यूशन है हम लोगों को वो मिल जाता है। तो इन दोनों कंडीशन जो हम लोगों को पहले अचीव हो जाती है उसके बाद हम लोग एप्सिलॉन को उस प्रॉब्लम में उठा के पुट कर देंगे इक्वल टू 0, और जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। ठीक है भाई। तो ये इसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन था डिजेनरेसी का। इसमें कोई डाउट तो मुझसे पूछ लो, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बताइए, आगे बढ़ें। शिवा, शिवान, शुभम, विनीत, रेवतिया, विशाल, त्यागी। यस सर। आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। यस सर। और जो बच्चे बाद में आए हैं अपना नाम और रोल नंबर यहाँ पे प्लीज टाइप कर दो ताकि मेरे पास रिकॉर्ड आ जाए आपका। ठीक। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग सीधे क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है। ये पूरा इंट्रोडक्शन था, इसमें जो जो पॉइंट्स आते थे मैक्सिमम वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन में आपको कहीं कुछ मेंशन नहीं करना है कि ये प्रॉब्लम डिजेनरेसी है या नहीं। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में डिजेनरेसी है। ठीक है ना। तो आपको सिंपल क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, आपको इसको सॉल्व करना है, चेक करना है कि प्रॉब्लम हमारी जैसे जो हमारे पास 5 मेथड है उन 5 मेथड से सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग IVF निकालेंगे, फिर हम लोग अप्लाई करेंगे मोदी मेथड। जैसे हमारा सोल्यूशन आ जाएगा फिर मालूम पड़ेगा कि इस सोल्यूशन में डिजेनरेसी है या नहीं है। ठीक है भाई। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्विज आ गया होगा क्लास में आपकी, देखिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, सोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद m rows and n columns इज feasible if number of positive allocations are। ये ऑप्शन, 4 ऑप्शन के सामने है। सर अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। चलिए मैं असाइन कर देता हूँ। जितने बच्चे क्लास में सारे बच्चे इसको रिस्पॉन्स करो। ठीक है। और जो मैंने अभी बताया है उसी पे बेस्ड ये। सर अभी नहीं आया। अब देखो आ गया होगा, आप चेक करो, रिफ्रेश करो एक बार। असाइंड हो गया। बहुत छोटा क्वेश्चन है। इसमें फिर से रिपीट कर देना। क्वेश्चन हमारा ये है, सोल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद m rows and n columns इज feasible if number of positive allocations are this। इसमें जो मैंने आपको बताया आपको वही बस टिक करना है। क्वेश्चन आगे बढ़े अब। आई थिंक विजुअल होगा आपको क्वेश्चन।
ठीक है, एक का आंसर आ गया, शिवाचनी का आ गया। ठीक है बेटा, बाकी लोग भी इसको करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, करते रहिएगा आप लोग। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन दिया हम लोगों को एक, इसको मुझे सॉल्व करना है सबसे पहले वैन से। ठीक है, इसको वैन से जब सॉल्व करते हैं तो देखेंगे इसमें डिजिटली आती है या नहीं आती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, टू फाइंड आउट द पेनल्टीज। पेनल्टीज कैसे निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं सबसे पहले दो की सबसे छोटी वैल्यू और उससे बड़ी वैल्यू का डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी 4 है, उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास है 5, तो डिफरेंस आ जाएगा 1। उसके बाद नेक्स्ट रो में देखो हमारी सबसे छोटी वैल्यू क्या है 5 और उससे बड़ी वैल्यू है 6, द डिफरेंस इज ऑल्सो 1। नेक्स्ट में देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 5 है, उससे बड़ी वैल्यू क्या है 6, यानी डिफरेंस इज ऑल्सो 1। नेक्स्ट रो में देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 6 है, सॉरी 5 है, उससे बड़ी वैल्यू 6 है, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 1। राइट, ये हमारी कॉलम वाइज आ गई सारी पेनल्टीज। उसके बाद हमको निकालेंगे कॉलम वाइज। तो कॉलम में देखो हमारे सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है, फर्स्ट कॉलम W1 में स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है मेरे को 5, उससे बड़ी वैल्यू है 6, तो डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास फिर से 1। सेकंड कॉलम में देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू 5, उससे बड़ी वैल्यू है हमारे पास 6, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा फिर से 1। नेक्स्ट में देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 4, उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास 6 है, तो डिफरेंस आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें है सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 5 और उससे बड़ी वैल्यू है 6, तो डिफरेंस हमारे पास आएगा 6 माइनस 5 1। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारी सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास दिख रही है W5 में स्मॉलेस्ट वैल्यू 5, उससे बड़ी है 6, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 1। यानी कि आफ्टर फर्स्ट इटरेशन वी हैव फाउंड दैट द बिगेस्ट पेनल्टी इज 2 व्हिच इज कम्स अंडर द कॉलम W3। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा एरो बनाते हैं हम लोग और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमारे पास 2 आ चुका है, हम लोग चूज करेंगे कि हमारे पास इस कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग देखते हैं, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास दिख रही है जो कि हमारे पास 4 है। राइट, अब इस 4 को हम लोग देंगे एलोकेशन एज पर डिमांड एंड सप्लाई। देखो 4 पे जो हमारी डिमांड आ रही है कितनी आ रही है, 15 की डिमांड है, सप्लाई कितनी है 40 की है, तो हम लोग 15 यहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन कर सकते हैं। ये एलोकेशन किया मैंने। ठीक है, उसके बाद ये हो गया मेरा यहाँ पे 0, यहाँ बचेगा 40 माइनस 15, कितना बचेगा बेटा 25। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी के स्टेप्स भी करने हैं। मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप भी ट्राई करो। जैसे मेरा ये 0 हो गया तो मैं इसको यहाँ पे डैश खींच दूंगा, ये मेरा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन खींच दूंगा ताकि मैं अब आगे इसको यूज़ ना करूँ। ठीक है, अब फिर से निकालूंगा पेनल्टी P2 के लिए। अब P2 में देखो सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास सामने क्या दिख रही है, फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट वैल्यू जो पहले 4 थी अब हो जाएगी 5, उससे बड़ी वैल्यू क्या है 6, तो डिफरेंस अब ये वहाँ आ जाएगा 1। इसमें देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 है और उससे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है 7, क्योंकि 6 हमारा हट चुका है, तो 7 माइनस 5 2। थर्ड रो में आ जाओ, सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को 5 और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 6, तो डिफरेंस कितना आएगा 1। फोर्थ रो में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है अब 5 और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 6, तो डिफरेंस हमारा अभी भी 1 ही रहेगा। अब इसे P2 मान लीजिए, फर्स्ट कॉलम में देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हमारे सामने है 5 और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 6, तो 6 माइनस 5 1। नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 उससे बड़ी वैल्यू 6, तो ये आ जाएगा 1। यहाँ पे डैश लगा हुआ है यानी कि इसको हम लोगों को यूज नहीं करना। ठीक है, फोर्थ कॉलम में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 5 है और उससे बड़ी वैल्यू जो दिख रही है वो 6 है, तो डिफरेंस हमारा बन जाएगा यहाँ पे 1, ये रहा 1। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है 5 और उससे बड़ी वैल्यू है 6, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 1। यानी इस तरह से हमारे पास जो सेकंड पेनल्टी जो आई है उससे सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है मेरे को। तो अब इस 2 को मैं चूज करूंगा, यहाँ पे छोटा सा एरो बना दो एक, ताकि आपको याद रहे कि आप किससे चुन जा रहे हैं। अब इस रो में देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट है वो हमारी 5 है, तो अब 5 को हम लोग एलोकेशन देंगे एज पर डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पर देखो डिमांड कितनी आ रही है 30 और यहाँ देखो सप्लाई कितनी आ रही है 30, यानी कि पूरा पूरा हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। अब देखो आपको यहाँ से भी एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा कि एक साथ मैंने 2 एलोकेशन दिए हैं, मैंने ये 2 चीज़ें खत्म हो रही हैं, रो भी खत्म हो रही है और कॉलम भी खत्म हो रहा है एक साथ, यानी एक ही स्टेप में। तो इसमें मुझे दिख रहा है कि साफ साफ आगे डीएमएसी आने वाली है। ठीक है भाई, तो इसको मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से।
और एक लाइन ड्रॉ करता रहा हूँ वर्टिकल इस तरह से। तो यानी कि मुझे अब यहाँ पे भी एलोकेशन नहीं देखना है और यहाँ पर भी एलोकेशन नहीं देखना है। ठीक, तो अब मेरे पास 2 स्टेप हो चुके हैं। हम स्टेप थर्ड पे जाएंगे। स्टेप थर्ड में देखिए हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या है 5, और उससे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को, 5 से बड़ी 7। तो 7 माइनस 5 ये हो जाएगा मेरे पास 2। यहाँ पे डैश है, ये 0 हो चुका है। थर्ड रो में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है 5, और से बड़ी क्या है 6। तो 6 माइनस 5 1। यहाँ पे देखो फोर्थ रो में सेम वही चीज़ है 5 और 6, जिसमें हमारा क्या रहेगा 1। यहाँ पे जाइए, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है अभी 5 और 6, तो डिफरेंस हमारा क्या रहेगा यहाँ पर भी 1 रहेगा। यहाँ पे टच लगा हुआ तो हमें ये कैलकुलेट नहीं करना है। फोर्थ में आ जाइए, स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 है और उससे बड़ी वैल्यू 6 है। 6 माइनस 5 1। फिफ्थ कॉलम में देखो 5 और से बड़ी वैल्यू क्या है 6, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास फिर से थर्ड स्टेप में सबसे बड़ी पेनल्टी क्या दिख रही है मेरे को 2। तो हम इस 2 के थ्रू जाएंगे और इस 2 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे सबसे छोटी कॉस्ट क्या है। अब इस 2 के करस्पॉन्डिंग देखिए हमारी फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट कॉस्ट हमारे सामने 2 हैं 5, 7 और 9। तो जो हमारी स्मॉलेस्ट कॉस्ट है वो क्या बन जाएगी हमारे 5 बन जाएगी। हम लोग 5 पे देंगे एलोकेशन एज पर डिमांड एंड सप्लाई। अब 5 पे देखिए डिमांड कितनी आ रही है 20 डिमांड आ रही है, सप्लाई कितनी 25। तो मैक्सिमम जो एलोकेशन हमारा पॉसिबल है वो है 20। 20 हम लोग यहाँ पे एलोकेट देंगे। 20 मैंने एलोकेशन दिया यहाँ पर, तो जैसे 20 करूँगा यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा मेरे पास 5। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पे 0 हुआ मुझे फिर से जो है लाइन यहाँ पे खींचनी पड़ेगी। ये रहा एक डैश यहाँ पर है, एक डैश यहाँ पर है और एक डैश मेरा यहाँ पर है, ताकि मुझे आगे से याद रहे। एक लाइन खींच दूंगा यहाँ पे ऊपर से। ठीक, उसके बाद निकालूंगा मैं P4। अब P4 में फिर से वही चीज़ करूँगा 9 माइनस 7। तो जल्दी कर रहा हूँ मैं क्योंकि हम लोग पहले कुछ कर चुके हैं काफ़ी। अभी 6 माइनस 5 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 माइनस 5 1। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 6 माइनस 5 1, और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पर 6 माइनस 5 1। यानी कि अब जो हमारी पेनल्टी दिख रही है सबसे बड़ी वो दिख रही है मेरे को अभी भी 2 दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, फिर से ये 2 आ रही है। अब देखो 2 की करस्पॉन्डिंग सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को यहाँ पर 7 और 9। तो हम लोग चूज़ करेंगे 7 को। अब देखो 7 पे डिमांड कितनी आ रही है 30 की, सप्लाई कितनी है 5 की। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम जो एलोकेशन है वो कितना कर सकता हूँ, मैक्सिमम एलोकेशन इज 5। यहाँ 5 दूंगा, ये हो जाएगा 0 और यहाँ बचेगा मेरे पास 25। ठीक, जैसे मेरा यहाँ 0 हुआ मैं छोटी लाइन खींचूंगा और यहाँ पर लगा दूंगा एक डैश, यानी कि मुझे अब यहाँ पे कोई भी पेनल्टी कैलकुलेट नहीं करनी है। सिमिलरली जहाँ नीचे भी था मेरा वहाँ भी मैं एक छोटा सा डैश लगा दे रहा हूँ। उसके बाद जो बचे हमारे रो और कॉलम है उसमें चेक करते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास फिर से 5 और 6 है, डिफरेंस मेरा 1 आ जाएगा। फिर से फोर्थ रो में देखिए 6 और 5, डिफरेंस हमारा 1 ही रहेगा। इसमें जाइए यहाँ भी हमारा 1 है और यहाँ भी हमारे पास 1 ही दिख रहा है मेरे को। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास 4 पेनल्टी हैं, चारों में हमारी जो वैल्यू है 1 1 कॉमन आ रही है। तो मैंने आपको जो बताया जब भी हमारी कभी टाई होता है पेनल्टीज में तो हम लोग चूज करते हैं छोटी कॉस्ट, यानी विच पेनल्टी हैज लीस्ट कॉस्ट इन द कॉस्ट मैट्रिक्स। तो देखो आप इस फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग जाओ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 और 6, यानी में 5 मिल रहा है। इस फर्स्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे हम लोग तो हमें भी सेम मिल रही है वैल्यू 5 एंड 6। और अगर हम लोग इस 1 के जाएंगे तो भी हमें 5 और 6, यानी कि हमें हर उसमें 5 मिल रहा है। यानी कि अब हमारी लीस्ट कॉस्ट भी टाई हो रही है। तो हम लोग चेक करेंगे कि अब इस लीस्ट कॉस्ट में विच हैज़ द मैक्सिमम एलोकेशन, राइट। तो जो हमारा फर्स्ट वाला है उसकी तरफ हम देखेंगे कि अगर हम इसको 5 को एलोकेशन देंगे तो जो मैक्सिमम एलोकेशन पॉसिबल है वो हमारा है 5। ठीक है, अगर हम लोग इस फर्स्ट को देखेंगे तो यहाँ पे कितना एलोकेशन है, मैक्सिमम एलोकेशन पॉसिबल है 10। अब आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, मैं फटाफट जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं समय। आपको समझ आ रहा होगा कि अब इस 5 को चूज करेंगे तो यहाँ पे डिमांड कितनी है 25 की, सप्लाई 10 है, यानी कि जो मैक्सिमम एलोकेशन हमको कितना पॉसिबल लगता है यहाँ पर वो जाएगा हमारा 10। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये भी सेम पॉसिबिलिटी है, और अगर इस वाले फर्स्ट को देखेंगे तो भी हमारी सेम पॉसिबिलिटी है। तो कुल मिलाकर जो बात समझ आ गई मेरे को, मुझे ये वाला 5 लेना है, चाहे मैं पेनल्टी ये वाली मान लूँ चाहे पेनल्टी ये वाली मान लूँ। ठीक है, तो आप किसी पेनल्टी को भी एक एरो बना दीजिए ताकि आपको याद रहे कि आप इसके करस्पॉन्डिंग गए थे। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप जाओगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एलोकेशन पॉसिबल होगा वो होगा हमारे पास 10।
जैसे आप इसको 10 दोगे ये हो जाएगा यहाँ पे 0 और यहाँ बचेगा 15। ठीक है, जैसे हमारा 0 हुआ हम लोग एक डैश लगा देंगे और एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखो इस स्टेप के बाद हमारे पास रो में पेनल्टी निकालने का कोई ऑप्शन नहीं बचा क्योंकि हमारे पास सिर्फ सिंगल रो बच गई है F3। तो जैसे मैंने आपको बता रखा है कि हमारे पास सिर्फ सिंगल रो या कॉलम बच जाता है तो हम लोग फिर पेनल्टी नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट जहाँ जहाँ हमारे पेनल्टी या डिमांड सप्लाई जो बच रही होती है हम लोग उसको जस्ट जाके उसके हिसाब से एलोकेशन दे देते हैं। ठीक है भाई, तो अब देखो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास यहाँ पे बच रहा है 6 की 2 डिमांड कितनी आ रही है 15 क्या आ रही है, तो 15 एलोकेशन देंगे यहाँ पर, 15 दिया यहाँ पर। जैसे हम उसको 15 देंगे यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 20 माइनस 15, यहाँ बचेगा 5। उसके बाद देखो हमारी और कहाँ बची है जहाँ हम लोग सप्लाई देते हैं, वो बचा है हमारे पास 5। तो यहाँ पर हम लोग 5 देखेंगे, देख रहा आपको ये 5, ये 5 है, यहाँ डिमांड विद सप्लाई दोनों इक्वल हमारी 5 यानी कि हम लोग पूरा यहाँ पे एलोकेशन दे सकते हैं 5। जैसे मैंने यहाँ पे एलोकेशन दिया ये बन जाएगा मेरे सामने 0 और ये हो जाएगा 0। तो इतना करने के बाद देखो मेरी सारी डिमांड सप्लाई पूरी कंज्यूम हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है, यानी कि मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे आएगा, सेम तरीका वही बता दें मैं आपको। हम लोग जहाँ जहाँ लोगों ने एलोकेशन कर रखा है उसको मल्टीप्लाई करिए और उससे आपकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल आएगी। मल्टीप्लाई करिए और बताइए इसकी वैल्यू क्या आ रही है। सर 510। 510, ये बिल्कुल सही आंसर बताया शिवा ने। बाकी लोग बेटा क्लास में नहीं है क्या, आप लोग भी ट्राई किया करो, हमेशा एक बच्चा रिस्पॉन्स करता है भाई। चलिए, तो बिल्कुल सही बताया शिवा ने, 510 ही इसका आंसर आ रहा है, ये जो मैंने सॉल्व कर रखा है नीचे, ये देखो 510 आंसर इसका बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। जो लोगों को समझ नहीं आया कि आंसर कैसे आया वो फिर से देख लो, जहाँ जहाँ हमने एलोकेशन कर रखा था उसको उससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जहाँ पे हमारा ये जो रेड कलर से दिख रहा है आपको 7 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 15, 5 इंटू 20, 5 इंटू 30, 6 इंटू 15, 5 इंटू 5 और 5 इंटू 10, सॉरी यहाँ पे बिल्कुल मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नीचे सॉल्व किया है। जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरी 510। तो ये मेरे एक IBFS आ चुका है। अब फटाफट मुझे आप ये देख के बताओ कि इसमें हमारे जो नंबर ऑफ एलोकेशन है वो कितने हैं, काउंट करिए फिर से। ये जो हमारा एलोकेशन 7, ठीक है, वी हैव 7 एलोकेशंस। कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। अब जो हमारा रूल है वो क्या कहता है कि m प्लस n माइनस 1, ये कितना आ रहा है, हमारे पास नंबर ऑफ रो कितनी है, 4 रो हैं और 5 कॉलम है, यानी कि 5 प्लस 4 माइनस 1 यानी कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा 8। ठीक है, यानी कि जो हमारी ये 7 है ये 8 से कम है, यानी हमारी प्रॉब्लम डीजेनरेट है। तो हम लोग अब बस यहीं रुक जाएंगे। अब हम लोग इसकी जो डीजेनरेसी है वो रिमूव करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, सबको समझ आ रहा है मुझे बता रहा हूँ, जो नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं वो इससे कम आ गए हैं। ये कैसे कम आ गए हैं, हमने नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को ऐड किया है, -1 किया है, तो हमारी जो रो और कॉलम का जो समीशन आ रहा है वो मतलब हमारा 8 और जो हमारे नंबर ऑफ एलोकेशंस है उससे ये कम है। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस सॉल्यूशन इज डीजेनरेट। यहाँ पे हमारी डीजेनरेसी आ गई। ठीक है भाई, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, बेसिकली आपको इसमें जो एक एलोकेशन कम है वो आपको एलोकेशन ऐड करना है। ठीक है, तो मुझे आप बताओ, जैसे आपको दिख गया है उसमें दिखाना चाहिए मुझे आपको कि जो एलोकेशन है वो मैं कहाँ पे दूंगा। अपने आप थोड़ा सोच के बताओ, एलोकेशन हम लोग कहाँ दे सकते हैं, बताइए बेटा आप लोग। अभिषेक, शिवांश, शुभम कश्यप, सोहेल, विनीत, विशाल, बताओ भाई। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप ये है कि हम लोग किसी भी जो हमारी वैकेंट सेल है वहाँ पे एक छोटा सा, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वहाँ पे हम लोग एक बहुत ही स्मॉल एलोकेशन देंगे, जैसे बोलते हैं हम लोग अपसैलन बोलते हैं। ठीक है, ये अपसैलन मुझे देना है।
तो मुझे ये बताओ इस पूरी मैट्रिक्स में कौन सी वैकेंट सेल है जहां मैं ये एप्सिलॉन दे सकता हूँ, बताओ भाई। ये क्वेश्चन आपको उठना चाहिए कि मैं किसको दूं। सर थोड़ा मैं हिंट, 6 को देंगे, लेकिन कौन से को देंगे ये नहीं पता। हाँ यही तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। जैसे मेरे पास एक, मैं इसको नंबर कर दे रहा हूँ। फर्स्ट एक 6 ये है मेरे पास, एक 6 मेरे पास ये है, ठीक है, और एक 6 मेरे पास ये है, ठीक है। और एक मेरे एक पास, और है सर। हाँ एक फोर्थ ये भी है, ठीक है। मेरे पास ये 4 6 आ गए। अब इन चारों में से मैं कौन सा 6 को चूज करूं, ये कंडीशन है। तो कुछ नहीं है इसमें, बस आप ये रिकॉल कर लो। मैंने आपको बताया दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी कि नंबर ऑफ एलोकेशन शुड बी इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, एंड जहां पर भी हम लोग एलोकेशन देंगे दैट शुड बी एन इंडिपेंडेंट पोजीशन। बस हमें ये ध्यान रखना है कोई क्लोज लूप ना बने, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि आपकी जो दो वैल्यूज आ रही हैं, अगर वहां पे कोई लूप नहीं बन रहा है तो उनमें से आप किसी दो को दे सकते हो। तो मान लीजिए आपके पास 4, हमारे पास 6 आ गए हैं। इन 4 6 में से हमारे पास किन्हीं दो के पास कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा है, तो हम उन दो में से किसी को भी एलोकेशन दे सकते हैं। अब चेक करते हैं वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल मैं जो फर्स्ट वाला 6 अगर इसको मैं अपसरण मानता हूँ, ठीक है, तो देखो हमारे पास अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास जो क्लोज लूप बनने का ऑप्शन है वो क्या है, तो मैं इधर जाऊं या फिर इधर जाऊं, इधर जाके इधर जाके, यानी ये एक हमारी पोजीशन इंडिपेंडेंट है। कैसे, फिर से देखो, अगर मैंने यहाँ पे अपचलन दिया तो क्या हो जाएगा, जो मेरा नेक्स्ट एलोकेशन है वो यहाँ बनेगा, और इसके बाद मुझे यहाँ पे आना है और मेरा लूप फिर क्लोज नहीं हो पाएगा, यानी कि दिस इज एन इंडिपेंडेंट पोजीशन। यानी कि जो पहला हमारा फर्स्ट स्टेप है, वो जो हमारा फर्स्ट 6 था, वो एक इंडिपेंडेंट पोजीशन है, यानी कि वहाँ पे हम लोग एलोकेशन दे सकते हैं। बट उसके बाद जो हमारा थर्ड वाला 6 है, सॉरी सेकंड वाला 6 है, हम इसको देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे एलोकेशन दूं तो देखो इस पोजीशन से भी कोई क्लोज लूप मेरे को नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसके बाद फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि यहाँ कुछ जाने का, यानी कि ये भी एक पोजीशन है। या इसको अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो भी मेरे पास ऊपर जाने का कहीं कोई एलोकेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये मैंने रूल्स पहले बताए थे जब मैंने मोदी मेथड बताया था आपको कि लूप कैसे बनता है। तो यानी कि मेरे पास जो फर्स्ट और सेकंड दोनों पोजीशन मेरी कैसी हो गई, इंडिपेंडेंट पोजीशन, यानी कि यहाँ से कोई भी मेरा कोई लूप नहीं बन रहा है। तो अब जो मेरे पास बचता है थर्ड 6, उसे चेक कर लेते हैं। अब देखो अगर मैं थर्ड 6 पे यहाँ पे कोई एलोकेशन देता हूँ, ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको देता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, तो मैं इधर जाऊँ तो देखो इसके ऊपर से कोई एलोकेशन नहीं है। बट अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है ऊपर से नीचे मूव करने का। पहला स्टेप ये हो गया, ये मेरा एक पहला स्टेप बन गया। अगर मैं नीचे जाता हूँ तो उसके बाद मेरे पास फर्दर यहाँ पे कोई भी एलोकेशन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद इसको बाईपास करते हुए मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा, तो मेरे पास एक ही क्लोज लूप मिल गया। यानी कि दिस पोजीशन ऑफ 6 इज नॉट एन इंडिपेंडेंट पोजीशन, यानी कि यहाँ पे हमारा एक क्लोज लूप बन रहा है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट चूज दिस वैल्यू। ऐसे हमारे पास जो अगला 6 है उसको चेक कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देता हूँ एप्सिलॉन तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सिंपल देखो आपको दिख रहा होगा। मैं यहाँ से जाऊँगा, ये एलोकेशन है, उसके बाद नेक्स्ट एलोकेशन ये वाला है, उसके बाद जो नेक्स्ट एलोकेशन है वो ये वाला है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट एलोकेशन ये वाला है। तो ये आपको दिख रहा है इजीली आपका एक क्लोज लूप बन गया। यानी मेरी जो ये पोजीशन है ये भी मेरी एक पोजीशन इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी यहाँ से भी मेरे को एक क्लोज लूप मिल रहा है, तो मैं इसको भी चूज नहीं करूंगा। तो इस तरह आपके पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, या तो आप फर्स्ट वाला 6 लो या फिर आप ये वाला 6 लो। ये दोनों ही हमारी कैसी पोजीशन है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि यहाँ पे हम लोग एलोकेशन दे सकते हैं। अब किसी एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ सकता है कि जैसे हमारी जो सबसे छोटी वैल्यू है, मान लीजिए हमारे पास 6 एक ही होता और वो भी हमारी एक पोजीशन इंडिपेंडेंट ना होती, तो हम लोग क्या करते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसा फंस जाता है कि जहाँ पे आपकी सबसे छोटी वैल्यू एक ही है और वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, उससे बड़ी वैल्यू को चूज करोगे, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि हमेशा छोटी वैल्यू ही नहीं पकड़नी है कि छोटी वैल्यू देखिए आपको, आपने से लूप बना दिया, वो भी एक तरीका गलत है। आपको चेक करना है कि जो पोजीशन जो भी आप चूज कर रहे हो दैट शुड बी इंडिपेंडेंट पोजीशन, क्योंकि ये कंडीशन है मोदी मेथड को अप्लाई करने से पहले की। तो आई थिंक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, आगे बढ़े बेटा। कुछ और क्वेश्चन दिमाग मारो तो पूछ लो एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, या तो मैं जल्दी से क्वेश्चन कराऊंगा।
शिवा आप बताओ, आगे बढ़े, कोई और डाउट हमारा है? वही सर, यही दे सोच रहा हूँ मैं कि हम्म? अब छोटी हम्म। छोटी नहीं लेंगे सर, अगर एक ही है तो। मैंने कुछ बताया, जैसे मान लो आपके पास सिर्फ एक ही सिक्स है, मान लो ये 7 है, ठीक है, ये 8 मान लेते हैं इसको, इसको मान लिया 8 मान लिया, इसको मान लिया मैंने 9। तो आप देखो, सॉरी इसको भी मैं कुछ और ही मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ यहाँ पर, इसको मान लेता हूँ 7, ठीक है, और इसको मान लेता हूँ मैं 10। ये आपका एक अच्छा एग्जाम्पल बन गया। तो अब देखो जो आपकी सबसे वैकेंट में सबसे छोटी वाली कौन दिख रही है, सबसे छोटी वाली दिख रही है मेरे को 7, ठीक है। फॉर्स यस करो सर। कि यार 7 पे मेरे को एक लूप नहीं मिल पा रहा है, मतलब मेरे पास ये पोजीशन जो है इंडिपेंडेंट है, तो मैं क्या करूंगा 7 को छोड़ के उसके बाद जाऊंगा, उससे बड़ी पोजीशन कौन सी है 8, मैं 8 पे चेक करूंगा। ये मैंने गलती वैसे बना दिया, फिर से करते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं 6 न मान के इसको मानते हैं हम लोग 10, ठीक है, और इसे मानते हैं हम लोग 7, इसे मान लेते हैं 6, इसे मान लेते हैं, इसके बाद हम लोग 11, नहीं 11 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसे मान लेते हैं हम लोग 7 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास देखो सबसे छोटी वाली क्या दिख रही है मेरे को, सबसे छोटी वाली दिख रही है मेरे पास 6। इस केस में जैसे आप मुझे 6 को चूज करोगे तो 6 हमारी जो पोजीशन है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि मेरे को क्लोज लूप मिल रहा है, तो मैं इसमें 6 को चूज ना करके चूज करूंगा इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है, यानी कि मेरे पास अब नेक्स्ट क्या है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए, देखो एक 7 ये है, एक 7 ये है, और एक 7 ये है, तो अब मैं चूज करूंगा 7 में से, 6 को चूज नहीं करूंगा। एक 7 मेरा यहाँ भी है, बात समझ रहे हो? तो मैं क्या करूंगा, अब अगर मैं 7 ये वाला लेता हूँ तो मेरा एक यहाँ से भी क्लोज लूप दिख रहा है मेरे को, अगर ये वाला 7 लेता हूँ तो यहाँ से भी मेरे को एक ये मेरा एक पोजीशन इंडिपेंडेंट बन जाती है। तो मतलब मोटी मोटी बात ये है कि अगर आपको छोटी वैल्यू से क्लोज लूप मिल रहा है तो आप उससे फर्दर बड़ी वैल्यू को चूज करेंगे, बस। ठीक है भाई, ये बात, यस सर। तो ये बात आप कहीं लिख भी लो कि ये नोट्स में नहीं दी हुई है, राइट। तो मैंने जो है चूज किया है, मैंने चूज किया है इस एप्सिलॉन को यहाँ पर, तो जैसे मैंने इसको एप्सिलॉन को चूज यहाँ पर किया तो मेरी जो डीजेनेसी वो रिमूव हो गई, अब मेरे पास जो नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं वो हो गए 8, यानी कि अब जो मैं है मोदी मेथड को अप्लाई कर सकता हूँ। तो मोदी मेथड आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, जब लोग एक सोल्यूशन निकाल लेते थे तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाउंड आउट द वैल्यूज ऑफ डुअल वेरिएबल्स, जो कि हमारे होते हैं u और v, इनको बोलते हैं हम लोग डुअल वेरिएबल्स, ठीक है। अब इस डुअल वेरिएबल को सॉल्व करने का एक तरीका था, हमारे पास फॉर्मूला था, वो था आपका ये ui प्लस वी जे इज इक्वल टू सी आई जी, याद आ रहा है? अब जो हमारा ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला था हमारा फॉर एलोकेटेड सेल के लिए ओनली, यानी जहां जहां हमारा एलोकेशन हो रखा है, ठीक है। अब देखो जो एलोकेशन हो रखा है वो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है, यानी कि यहाँ यहाँ हमें इसको फॉर्मूले को यूज करना है। मैं आपको फर्स्ट करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये है। अब फिर से वही चीज आ गई, हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास टोटल 9 वेरिएबल्स हैं, और हमारे पास नंबर ऑफ कितने एलोकेशंस है 8, यानी कि जो इक्वेशंस बनेंगी वो बनेंगी टोटल 8 इक्वेशन, और 9 अननोन है, तो मैं क्या करूंगा किसी भी एक को 0 मान लूंगा, बात समझ आ रही है? तो मैं किसी को 0 मानूंगा, उसके लिए आपको बताया था कि जहां पे भी मेरे को मैक्सिमम एलोकेशन दिखता है उसको मैं 0 मान लेता हूँ, तो मैंने इसमें v1 को 0 मान लिया, ठीक है, v1 इज इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने v1 को 0 मानूंगा तो जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी u1 प्लस v1 इज इक्वल टू c11। अब c11 क्या है, c11 आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको 7, ठीक है, तो ये लिखा जाएगा इस तरह सर से। थर्ड, सर हाँ, हाँ बताओ। सर थर्ड वाले 6 लेना है तो, हम्म, सर थर्ड वाले 6 पे करना था मल्टीप्लाई एफ फाइनेट। थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करना था कहाँ पे? सर ये जो एफ साइनेट लिया है आपने, एफ साइन, हाँ थर्ड हाँ, वाले पे करना था ना, ये तो थर्ड वाले से बन रहा है लूप तो। नहीं नहीं, जहां लूप बन रहा था उस पर नहीं करना होता है, ध्यान सुनो, जहां पे लूप बन रहा है उस पे नहीं लेना होता है, वो पोजीशन हमारी इंडिपेंडेंट नहीं होती है, जहां से लूप नहीं बनता है वो चूज करते हैं। तो सर 3 पे नहीं बन रहा लूप तो यहाँ, किसका? पहले वाले पे और फोर्थ वाले पे भी नहीं बन रहा। फोर्थ वाले पे बन तो रहा है लूप, अगर मैं इसको चूज करूंगा यहाँ पर तो देखो यहाँ तो लूप बन जाएगा बड़े आराम से, ये
ये और ये लूप बन जाएगा फोर्थ वाला जो है। और सर फर्स्ट वाले पे? फर्स्ट वाला बन रहा है तो मेरे पास दो में ऑप्शन हो गया ना। अब मैं चाहूँ इसको यहाँ दूं या यहाँ दूं, मेरे पास दोनों पे पोजीशन हमारी इंडिपेंडेंट है, मैं किसी एक को भी दे सकता हूँ। ठीक है। अभी मेरी चॉइस है मैं किसे दूं, ठीक है ना। ठीक है। यस सर। इसमें हमारे पास चॉइस है, मैंने इसमें दे रखी है, आप चाहो तो यहाँ दे सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं। बट दोनों पोजीशन हमारी कैसी होनी चाहिए, बोथ पोजीशन शुड बी इंडिपेंडेंट, बस ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ा भाई। यस सर। ठीक है, तो अब जो है मेरे पास देखो ये सोल्यूशन आ चुका है। मैंने एलोकेशन दे दिया यहाँ पे 6 पे दे दिया है अपसाइलन, जो कि एक बहुत ही छोटी वैल्यू है। जैसे मैंने उसको यहाँ पे एलोकेशन दिया तो मेरे जो नंबर ऑफ एलोकेशन हैं वो हो गए हैं इक्वल टू 8। जैसे मेरे 8 हो गए हैं तो अब मैं मोदी मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। तो मोदी मेथड का जो पहला स्टेप है वो है टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ यू आई एंड वी जे। दिख रहा है यहाँ पर फॉर एलोकेटेड सेल, यानी कि जहाँ पे हमारा एलोकेशन होता है। तो पहली जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी u1 प्लस v1 इज इक्वल टू c11। दिख रही है। तो इसमें देखो u1 का हमारा ये है और v1 हमारा ये है, और इस पे जो एलोकेशन की वैल्यू जो जहाँ पे है वो ये है। c1 की वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को 7। तो मैं लिखूंगा u1 प्लस v1 को मैंने 0 मान लिया है इक्वल टू 7। तो u1 मुझे मिल जाएगा इस तरह से 7। पास में आ रही है। तो ये मुझे मिल जाएगा इस तरह से 7। अब उसके बाद जो बाकी एलोकेशंस हैं देखो कहाँ कहाँ पे है। अब जैसे मेरे पास v1 आ गया है तो उसकी हद से मेरी वैल्यू निकल जाएगी, u3 वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि मैं क्या लिखूंगा 6 यानी कि u3 प्लस v1 इज इक्वल टू, तो इसके और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ एलोकेशन ये वाला है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी वैल्यू इसकी c31 की, यानी कि हो जाएगी हमारी वैल्यू 6। v1 0 है तो u3 क्या निकल आएगा, u3 हमारा निकल के आ जाएगा 6 आराम से। ठीक है। ऐसे मुझे बताओ जो वैल्यू u4 की वैल्यू क्या आएगी, बताइए। 5। u4 आ जाएगा हमारे सामने 5। ठीक। अब मेरे पास u1 आ चुका है, u3 आ चुका है, u4 आ चुका है और v1 है। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ वैल्यू v5 की। देखो यहाँ से दिख रही है कैसे, मेरे पास v5 की निकल आएगी, मेरे पास u3 ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर v5 प्लस u3 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे 6 है u3, तो ये कितना आ जाएगा v5, ये आ जाएगा मेरे सामने माइनस का 1। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात। ये इसमें तो बोलो भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल चीज है। अगर ये समझ में आता है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, तो क्वेश्चन आपका बहुत हलवा है। बाकी लोग बताओ भाई, बाकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब रिपीट करूँ दोबारा से फिर मैं। शिवांश, सोम कश्यप, सोहेल। यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। अगर आ रहा है तो बताइए, बताओ बेटा। अब जो है इसके बाद मैं किसी वैल्यू निकालूंगा, मेरे पास u1 आ चुका है, u3 आ चुका है, u4 आ चुका है, v5 आ चुका है और v1 आ चुका है। बताइए शिवांश, अब क्या निकालूंगा मैं इसके बाद, या मैं क्या निकाल सकता हूँ। बोलो बेटा। बताओ भाई। सर v3। v3 कितना आएगा बताओ। आपको सिंपल माइनस करना है, ठीक है ना। जो ये फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है आपको u1 ui प्लस vj प्लस इक्वल टू cij, तो आप इसको सिंपल ऐसे रख लो, जो आपको वैल्यू पता है उसको आप रख दो दूसरी तरफ, जो आपको निकालना है उसको रखो आप इस तरह से। देखो जैसे कि cij माइनस ui इज इक्वल टू vj। ठीक है। तो आपको जहाँ पे vj निकालना है, यानी कि आपको v3 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा v3 का फॉर्मूला बन जाएगा v3 का आपका डायरेक्ट क्या है आपके पास C13, यानी कि C13 क्या है, C13 माइनस U1। अब देखो यहाँ पे C13 क्या है, C13 हमारे पास 4 है, तो जो 4 माइनस 7 यानी कितना आ जाएगा ये
माइनस का 3। जो मेरी V3 वैल्यू आएगी वो मेरी डायरेक्ट आ जाएगी -3, ये आ जाएगी -3। और अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा। मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा 4 - 7 - 3, ठीक है, 5 - 7 -2। देखिए थोड़ा सा ये प्रैक्टिस से आएगा, जब आप एक बार क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि मुझवानी ही निकलते हैं, राइट। तो आपको ये क्वेश्चन दिखनी है एग्जाम में, जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो प्रॉपर आपको ये क्वेश्चन लिख के ही सॉल्व करनी है, बट आपको आना चाहिए कैसे निकालते हैं। अब उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट एलोकेशन है वो कौन सा है। अब बचा है मेरे पास U2 रह गया खाली निकालने के लिए। तो U2 के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं कहीं से निकाल सकता हूँ, चाहे मैं V2 से निकाल दूँ, चाहे मैं V3 से निकाल दूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो 6 है, यहाँ पे हमारे पास जो V3 और U2, इसकी हेल्प से मेरे पास आ जाएगा U2। कितना आएगा U2 बताइए आप। 7 माइनस माइनस 2 यानी कि ये बन जाएगा मेरे पास 7 + 2 9। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, 5 - 9, ये बन जाएगा मेरे सामने माइनस का 4 V2। मैं सिर्फ मुझवानी कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला भी नहीं देख रहा हूँ, फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, क्योंकि मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ जहाँ पे मेरा एलोकेशन है उसकी वैल्यू क्या है और मुझे क्या निकालना है। जैसे मेरे को यहाँ पे 9 पता है, V2 निकाल रहा था, मैं क्या करूँगा 5 - 9 यानी कि -4 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखो ठीक है। यहाँ पे क्या था 6 - 9 -3, राइट। और यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे जो नेक्स्ट एलोकेशन है 20 यानी कि 5 - 7, तो मेरा डायरेक्ट -2 निकल के आ रहा है यहाँ से। ये बेटा आप लोग कर पा रहे हो अपने आप, क्योंकि ये देखने में बहुत इजी लगता है लेकिन एग्जाम में गलती हो जाती है। बताओ भाई, हो पा रहा है, आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है। जी सर। एक क्विज आया होगा आपकी क्लास में, क्विज नंबर 2। द पर्पज ऑफ ए डमी सोर्स और डमी डेस्टिनेशन इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज टू। 4 ऑप्शन है, फटाफट इसको सॉल्व करो। पहला क्विज ये था, ये हो गया, अभी सेकंड क्विज चल रहा है। जो बच्चे क्लास में उसको फटाफट रिस्पॉन्स करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसको बस टिक करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। करते रहिए आप लोग। तो ये स्टेप पूरा क्लियर है, मैं आगे बढ़ूँ इससे। जैसे आपको सारे UI प्लस VJ आ चुके हैं, तो हमारा जो अगला स्टेप होता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ DIJ, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या दिख रहा है मेरे को, फॉर्मूला मेरे पास हमें लिखा हुआ है DIJ = CIJ - UI + VJ फॉर अनएलोकेटेड सेल, यानी कि जो हमारे सेल्स खाली हैं, जहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं है, हम लोगों को उस सेल की वैल्यू निकालनी होती है DIJ की। और इस DIJ को हम लोग एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं, जिसका नाम है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि अगर जो सोल्यूशन हमारा आया है उसमें अगर इसको मौका मिलता है, इसको अपॉर्चुनिटी मिलती, तो जो सोल्यूशन हमारा है वो और इम्प्रूव हो सकता है। ये वैल्यूज जो मेरी UI और VJ की मैं ऑलरेडी पहले निकाल चुका हूँ विद द फॉर्मूला दिस, ठीक है। जो फॉर्मूला हमारे सामने दिख रहा था UI + VJ, इसकी हेल्प से फॉर्मूला निकलता है U1 U2 U3 की वैल्यू। अब जो ये वाला फॉर्मूला है DIJ = CIJ - UI + VJ, ये फॉर्मूला है जहाँ पे हमारा कोई भी एलोकेशन नहीं है, जो कि आपको ब्लू कलर से दिख रहे हैं, यानी कि ये मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ताकि आपको दिख जाए आसानी से कि ये सेल्स हमारे खाली हैं, ठीक है भाई। तो अब देखो इसमें भी बहुत सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है फॉर एग्जांपल इस सेल के लिए। तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कौन सा सेल है हमारा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में आ रहा है, यानी कि जो वैल्यू बनेगी हमारी वो बन जाएगी D12। अब D12 में कॉस्ट क्या हमारे सामने दिख रही है, C12, यानी कि वो है हमारे सामने 6, ठीक है। और इसमें UI क्या है, UI हमारा 7 है, प्लस VJ क्या है, VJ हमारा है -4, तो यानी कि प्लस माइनस हम लोग ले सकते हैं -4, ठीक है भाई। तो क्या बन जाएगा हमारे सामने 7 - 4 3, 6 - 3 कितना बचेगा हमारे पास, +3, ठीक है। ऐसे हम लोग हर उसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो DIJ की वैल्यू है वो क्या आ रही है, राइट।
अब इससे अगला देख लो, अगले के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पास ये वाला है इसकी वैल्यू क्या बनेगी D15, यानी कि अगर D15 को मैं निकालूं तो इसके लिए कॉस्ट की वैल्यू क्या है, CIJ क्या है, CIJ वाली बन जाएगी हमारी 9, ठीक है। और जो हमारे इसमें UI क्या है 7, और यहाँ पे VJ क्या है -1, तो यानी कि 7 - 1, तो यहाँ 1 कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 7 - 1 6, और 9 - 6 यानी कि ये भी हमारा आ जाएगा प्लस का 3। तो ऐसे मुझे जहाँ जहाँ ब्लू दिख रहे हैं, यानी कि जहाँ जहाँ हमारा कोई एलोकेशन नहीं है, हम लोग चेक करेंगे और वैल्यू निकालेंगे DIJ की। अगर मेरे सारे DIJ पॉजिटिव आते हैं दैट मीन्स सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, यानी कि हमारा सोल्यूशन जो है और इम्प्रूव नहीं हो सकता है। बट अगर मेरा कोई भी DIJ नेगेटिव आ जाता है, यानी कि वहाँ पे सोल्यूशन की गुंजाइश है, यानी कि अगर उसको हम लोग मौका दें तो सोल्यूशन हमारा और इम्प्रूव हो जाएगा, राइट। सर D15 तो 1 आएगा, क्या D15 1 आएगा। D15 1 आएगा, कैसे बताओ बेटा। तो 7 - 1 8, 9 - 8 1, वो 7 - 1 कितना 8, कहाँ से पढ़ रहे हो बेटा। गलत कर 7 दिया। - 1 6, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आराम से, तो मैं लिखा भी था इसीलिए। जो भी साइन होते हैं उनको आपको प्लस माइनस साइन जरूर लिखना ध्यान से, ताकि गलती ना हो। तो 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, और 9 - 6 यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। चलो अब आगे यस। करते हैं, एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको फिर से। अब ये जो हमारे D21, इसकी मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ D21। अभी यहाँ पे कॉस्ट क्या है, जो CIJ वैल्यू वो क्या है यहाँ पे 8, ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस, अब इसके देखो UI की वैल्यू क्या है, UI हमारे पास है 9, यानी कि 9, और यहाँ पे जो VJ है वो कितना है, VJ मेरे सामने 0, यानी कि 9 माइनस सॉरी प्लस 0, कितना आएगा 9 + 0 9, और 8 - 9 यानी कि D21 आएगा, वो आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस का 1। अब ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। क्वेश्चन हमेशा आराम से करो, जल्दबाजी मत करो, कि एक छोटी गलती से पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप गलती से भी एक पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा, जो कि आपका सही होने जा रहा था। तो ऐसे आप ट्राई करना, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये आ जाएंगी बाकी वैल्यूज, ठीक है। बाकी सारी पॉजिटिव है, सिर्फ एक जो है वो आपकी -1 आ रही है, जो कि मैंने रेड कलर से शो कर रखी है। ये सिर्फ एक आपकी एकमात्र DIJ नेगेटिव आ रही है। बट ध्यान दो, यहाँ पे हमारे सामने ऑलरेडी 2 जीरो भी दिख रहे हैं। अब इन जीरो का सिग्निफिकेंस क्या है, इन जीरो का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर जो हमारा सोल्यूशन है, मान लीजिए यहाँ पे अगर यहाँ भी पॉजिटिव होता, सिर्फ 0 0 होता, उस केस के बता रहा हूँ मैं कि जीरो का मतलब ये होता है कि जो हमारा सोल्यूशन आया है वो तो ऑप्टिमल है, बट इट हैज़ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ऑल्सो, यानी कि जो हमारे एलोकेशंस हैं वो हम लोग अगर चेंज करेंगे तो भी हमारी वही वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये है जो हमारे यहाँ पे 0 आ रहा है। बट हमारा एम क्या था, टू फाइंड आउट द मोस्ट नेगेटिव DIJ, जो कि हमारे पास एकमात्र यही है। तो हमारे पास अब सिर्फ एक ही DIJ दिख रहा है, तो हम लोग इसी को चूज करेंगे। अब जैसे हमारे पास DIJ नेगेटिव आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को एक क्लोज्ड लूप बनाना होता है, ठीक है। लूप के रूल्स मैंने आपको पहले बता रखे हैं, वही है कि हम लोग पर्टिकुलर रो या कॉलम में चलते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली टू द नेक्स्ट एलोकेशन। क्योंकि एलोकेशन हमारे हैं वो आपको दिख रहे हैं, हमारे ग्रीन कलर से हैं, यानी कि हम लोगों को इस DIJ से हम लोग स्टार्ट करके नेक्स्ट एलोकेशन पे जाना है, जहाँ जहाँ हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम लोग इंक्लाइन करके चलते हैं, ठीक है। तो जो क्लोज जो आपका लूप है वो इस शेप में आएगा, या फिर आपका इस शेप में भी आ सकता है। वैसे कोई पाबंदी नहीं कि आपको हमेशा एक रेक्टेंगल ही मिलेगा, आप किसी शेप का भी लूप बन सकता है, बट जहाँ जहाँ जाओगे तो जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं वहाँ पे एलोकेशन होना चाहिए, बस कंडीशन ये है, ठीक है भाई। तो यहाँ जाइए कॉर्नर दिख रहे हैं, यहाँ पे होना चाहिए एलोकेशन। तो देखो अब जो हमारा ये -1 है, हम अगर इससे स्टार्ट करें तो मेरे पास जो नेक्स्ट एलोकेशन है वो कहाँ दिख रहा है, मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो मैं ऊपर जाऊँ, नीचे जाऊँ, या फिर आगे जाऊँ। तो देखो अगर मैं यहाँ से नीचे आता हूँ तो मेरे पास जो अगला एलोकेशन है वो कहाँ पे दिख रहा है, वो दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। इससे मैं आपको समझाने के बता रहा हूँ, ठीक है। आप भी पहले इसको बनाने से पहले एक बार सोचा करो दिमाग में, तब बनाना, वरना गलती करोगे एग्जाम में, ठीक है। तो अगर मैं इसके बाद यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास जो नेक्स्ट एलोकेशन है वो ये है,
उसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे जाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली। तो जो नेक्स्ट पोजीशन है वो एलोकेशन की यहाँ पर है। बट देखो इसके बाद मेरे पास कहीं कोई एलोकेशन नहीं है, यानी कि जो मेरा ये तरीका है ये गलत है, यानी कि मैं इस तरह लूप नहीं बना पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बाईपास करके आगे बढ़ जाऊँ, यहाँ पे आ जाऊँ, तब भी मेरे पास कोई नेक्स्ट एलोकेशन नहीं है, यानी कि मैं अब इसके आगे नहीं बढ़ सकता, यानी कि ये भी हमारे पास एक गलत चॉइस है। नेक्स्ट बढ़ो आगे आप, अगर मैं ऊपर बढ़ूँ तो अगर मैं यहाँ ऊपर बढ़ता हूँ तो उसके बाद मेरे पास जो अगला ऑप्शन है वो दिख रहा है मेरे को यहाँ पे या फिर यहाँ पर। अगर मैं इसके यहाँ जाऊँ तो उसके बाद फिर मेरे पास ऑप्शन आएगा नीचे या ऊपर जाने का। ऊपर चूंकि पॉसिबिलिटी नहीं है तो मैं नीचे ही जाऊँगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट एलोकेशन है यहाँ पर। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है टू मूव हॉरिजॉन्टली, या तो इधर जाऊँ या फिर इधर जाऊँ। चूंकि इधर देखो कोई भी हमारे पास एलोकेशन नहीं है तो मैं इसको बाईपास करते हुए यहाँ पे आ जाऊँगा, तो मेरा ये क्लोज लूप मिल जाएगा। ये सबसे टिपिकल पार्ट है इस क्वेश्चन का भी, आपको समझ आना चाहिए कि लूप कैसे बनता है। आपको इसने बताया कि मैंने इसको चलाऊँ एंटी क्लॉक वाइज, इसको आप क्लॉक वाइज भी चल सकते हो, बट कंडीशन ये है कि जब भी आप स्टार्टिंग चलोगे तो उसके बाद आपको एक एलोकेशन पे जाना होता है, उसके बाद नेक्स्ट एलोकेशन और फिर उसके बाद नेक्स्ट एलोकेशन, और आपको लास्ट में उसी पॉइंट पे आना है थ्रू द एलोकेशन जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। ये लूप की प्रॉपर्टी है। अगर आप नहीं आ पा रहे हो दैट मीन्स यू हैव नॉट क्लोज्ड लूप, राइट। तो ये आई थिंक पॉइंट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मेरा लूप इस तरह बन रहा है, देखो मैं इस तरह चला हूँ। अब इसके बाद जो तरीका है, जैसे आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपको मैंने बता रखा है, उसको हम लोग स्टार्टिंग से एक सिंबल शो करते हैं, इसको हम लोग प्लस साइन शो करें, ठीक है। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है मोस्ट नेगेटिव डी से, तो मैंने इसको प्लस दूंगा। उसके बाद जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा एलोकेशन पे उसको मैं दूंगा ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन। तो मैंने यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ दूंगा मैं माइनस, उसके बाद फिर प्लस और फिर एक बार माइनस। ये आपको ध्यान से साइन लिखने हैं, ठीक है। आपको अगर याद होगा थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था इन साइंस का मतलब क्या है। इन साइंस का मतलब ये है कि जो हमारी जो फिजिबिलिटी है वो हम लोगों की मेंटेन रहती है ऑल्टरनेटिवली। जैसे कि अगर मैं कुछ यहाँ से प्लस करूंगा तो मुझे यहाँ माइनस करना है, जो मैंने माइनस किया है वो मुझे यहाँ प्लस करना है, और जो मैंने प्लस किया है वो मेरे को यहाँ पे माइनस करना है, यानी कि जो मेरी नेट डिमांड सप्लाई है वो मेरी अफेक्ट ना हो, राइट। तो अब हमारे पास लूप बन गया है, लूप मेरे पास आ चुका है, लूप के मैंने साइन लगा दिए हैं एज पर कन्वेंशन, प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव। अब मेरे को चूज करना है जो हमारे नेगेटिव कॉर्नर्स वाले लूप के जो कॉर्नर्स हैं उनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो मेरे पास दो नेगेटिव कॉर्नर दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, एक दिख रहा है ये वाला नेगेटिव कॉर्नर और एक दिख रहा है नेगेटिव कॉर्नर ये वाला। तो इन दो में से जो हमारे पास मोस्ट छोटी वैल्यू होती है, लीस्ट वैल्यू, उसको हम बोलते हैं के। यू हैव टू चूज द के फ्रॉम द नेगेटिव कॉर्नर ओनली। यानी अब देखो मेरे पास ऑप्शन है 5 और एप्सिलॉन। अब इस 5 और एप्सिलॉन में आप कंपेयर करो, छोटी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन है, तो हम लोग चूज करेंगे के एज एप्सिलॉन, ठीक है भाई। अब जैसे मैंने के को एप्सिलॉन चूज किया है तो जहां जहां जैसे मेरा साइन मैंने ले रखा है प्लस और माइनस, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको प्लस माइनस कर दूंगा, ठीक है। यानी कि जैसे मेरा यहाँ पे माइनस है तो मैं इसको माइनस कर दूंगा, जहाँ प्लस का साइन है 15 प्लस एप्सिलॉन कर दूंगा, और यहाँ पर माइनस है तो 5 माइनस एप्सिलॉन कर दूंगा। और यहाँ पे मेरा कोई एलोकेशन नहीं था तो मैं यहाँ पे सिंपल एप्सिलॉन को ऐड कर दूंगा। अब एक चीज याद करो, जो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग बताई थी अभी ये वाली, कि अगर मैं कुछ एप्सिलॉन में जोड़ूंगा घटाऊंगा तो वो वैल्यू हमारी वैसी की वैसी ही रहेगी। यदि अगर 5 माइनस एप्सिलॉन तो ये 5 ही आएगा, अगर मैं कुछ जोड़ रहा हूँ 10 प्लस एप्सिलॉन तो वो 10 ही रहेगा, वो कुछ डिफरेंस उसमें नहीं आएगा। इसलिए आपको ध्यान रखनी है। बट अगर मैं एप्सिलॉन माइनस 1 करूंगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। बस ये पॉइंट ध्यान रखना है और फिर हम लोग इसको आगे करते हैं। ये लूप बन गया मेरा। देखो मैंने क्या करा यहाँ पर, जहाँ पे मेरा एप्सिलॉन था तो थोड़ा साफ कहता हूँ मैं, हाँ ये, तो जहाँ मेरा माइनस था उसको मैं हटा दूंगा, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। 15 प्लस एप्सिलॉन और 5 माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे आपका एक एप्सिलॉन आ जाएगा। तो ये किया मैंने, 15 प्लस एप्सिलॉन 5 प्लस, सॉरी यहाँ पे जो सिंबल है वो माइनस का आएगा, प्लस मैंने गलती से कर दिया है कि आपका माइनस आएगा और यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दो कि अभी इसको करने के बाद थोड़ा आपका सोल्यूशन ऑल्टरनेटिव चेंज कुछ नहीं हुआ है, आपने बस एप्सिलॉन को ही प्लस माइनस किया है, बट आपका जो सोल्यूशन है वो जो डिजेनेसी है वो आपकी अभी इसमें नहीं आ रही है, राइट। तो आप फिर से वही करोगे, चेक करोगे यूआई और वीजे की वैल्यू, फिर से वही निकालेंगे हम लोग। टाइम हमारा हो चुका है तो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ करके। जो आपकी यूआई और वीजे की वैल्यू है हम लोग फिर से यूज करेंगे फॉर्मूला हमारे पास, यूआई प्लस वीजे इज इक्वल टू सी आई जे। ये फॉर्मूला हमारा होता है फॉर
एलोकेटेड यानी कि जहां हमारा एलोकेशन है उसकी हेल्प से हम निकालेंगे वैल्यू u1 u2 u3 u4 और v1 v2 v3 v4 की। तो ट्रिक क्या है, जहां पे हमारा मैक्सिमम एलोकेशन है उसको हम जीरो मान लेंगे। तो फिर से मेरे पास आपके पास चॉइस है, आप किसी को जीरो मान लो, बट मेरा ट्रिक ये है कि जहां पे मैक्सिमम एलोकेशन है उसको आप जीरो मान लिया करो, तो क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपने जीरो को मान लिया, तुरंत आपका आ जाएगा यहाँ पे u1 आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आप सालें, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 5, सॉरी ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा आपका 7, ये नहीं आएगा। जल्दी को मैंने गलती कर जल्दी लेंगे, ठीक है ना। तो आपको आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी, ऐसे निकाल लोगे आप v2 की वैल्यूज भी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला जो हम लोग अभी ऊपर कर रहे थे, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू सारी हमारी आ चुकी है। अगला स्टेप क्या है हमारे पास, फिर से हम लोग निकालेंगे DIJ यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मेरा इस बार भी सारा DIJ पॉजिटिव आ गया, दैट मीन जो भी सोल्यूशन हमारा आ रहा है वो हमारा पॉजिटिव है, ऑप्टिमल है, यानी कि उससे हम लोग आगे इम्प्रूव सोल्यूशन नहीं कर सकते। बट अगर हमारा फिर से कोई DIJ नेगेटिव आ गया तो हम सोल्यूशन फिर से इम्प्रूव कर सकते हैं और वो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। चेक करो फटाफट, मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं निकालूंगा DIJ जो कि हमारी ये ब्लू वाले सेल्स हैं, यानी कि जहाँ पर हमारा कोई भी एलोकेशन नहीं है, ठीक है। इसको देखिए आप, इस बार जब आप यूज करोगे तो हमारे सारे DIJ पॉजिटिव आ जाएंगे, यानी कि ऑल द DIJ वैल्यू हैव पॉजिटिव वैल्यू, दैट मींस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, वी कैन नॉट इंप्रूव द सॉल्यूशन, राइट। तीन लोग क्वेश्चन खत्म कर देंगे और यहाँ निकालेंगे हम लोग इसकी वैल्यू जो कि हमारी आती है इस तरह से। जहाँ जहाँ हमारा एलोकेशन है उसको हम लोग इक्वल टू जीरो कर देंगे, जहाँ जहाँ हमारा ये जीरो है ये कर देंगे जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि हमारी अब ऑप्टिमलिटी कंडीशन मिल चुकी है हम लोगों को, जो कि हमारी DIJ सारे पॉजिटिव आ चुके हैं। हेंस वी विल पुट एप्सिलॉन इक्वल टू जीरो और यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारी निकल की वैल्यू आएगी 510, ठीक है। कई केस में ये वैल्यू नहीं बढ़ती है, देखिए इस वाले केस में आपकी जो पहले वैल्यू आई थी वही सेम वैल्यू आ गई, बट कई क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके लिए होम क्वेश्चन दे रखा था मैंने होम असाइनमेंट के लिए, इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो, डाल दे रहा हूँ ग्रुप पे आपके। कुछ अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ लो फटाफट। 8 के पास वो सर -1 था, वो कहाँ गया? क्या सर -1 था जो 8 में, एक मिनट तो कहाँ था? सर यहाँ पे F2 और W1 में 8 जो लूप बनाना शुरू करा था जहाँ से -1 था सर, वो कहाँ गया? ये वाला तो ये तो वो था ना DIJ, यस सर। ये कोई थोड़ा एलोकेशन था, ये तो हट जाएगा ना। जो ग्रीन से था खाली वो थे एलोकेशंस, ये तुमने DIJ वैल्यू करी थी कैलकुलेट। तो सॉल्यूशन देखो आपका सॉल्यूशन तो ये आया था ना आपका, तो DIJ वैल्यू थी तो नेगेटिव थी, तो तुमने बनाया इसका लूप, ये दो माइनस आ गया था, बाकी सब पॉजिटिव आए थे, तो मैंने लूप बनाया। फिर यहाँ से देखो फिर से देख लो एक बार, लूप बनाया, जहाँ जहाँ मेरा अपसाइलन था उसको माइनस कर दिया, बाकी प्लस कर दिया, ये मैं सॉल्यूशन फिर से बन गया इंप्रूव होके। इसकी वैल्यू करी तो मेरी सारी पॉजिटिव की आ गई, सारी DIJ सारी पॉजिटिव आ रही है, दैट मींस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, स्टेप खत्म, राइट। कोई डाउट है बेटा पूछो उसमें, वरना फिर मैं क्वेश्चन क्लास खत्म करता हूँ, टाइम हो चुका है आपका। कोई डाउट है बेटा? नो सर। ओके, तो क्लास में ओवर कर रहा हूँ, थैंक यू।